अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आज हम इंशाल्लाह FIR फ़िल्टर डिज़ाइनिंग का दूसरा लेक्चर करेंगे, जिसमें फ़िल्टर को डिज़ाइन करना सीखेंगे हम थ्रू अ मेथड विच इज़ कॉल्ड विंडोइंग मेथड। ठीक है, तो विंडोइंग के थ्रू आज हमने इंशाल्लाह FIR फ़िल्टर को डिज़ाइन करना सीखना है। तो हम स्ट्रेट में यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। हमें पता है कि एक आइडियल या फिर डिज़ायर्ड लो पास फ़िल्टर जो उसका स्पेक्ट्रम है या उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो किस तरह से दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा एक लो पास फ़िल्टर अच्छा, मैंने यहाँ पे h(e⁻j⍵) इसी लिखा है क्योंकि जो लो पास फ़िल्टर है इट इज़ डिस्क्रीट इन नेचर, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया जाएगा h(n) से, तो ज़ाहिर से कॉरस्पॉन्डिंग DTFT इस नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उनका स्पेक्ट्रम हम देखना चाह रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि जो फ्रिक्वेंसीज़ या जो लो फ्रिक्वेंसीज़ हमने पास करनी है दे शुड ऑल बी पास विद देयर ओन एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो 1 लिखने का मतलब ये है कि उस फ्रिक्वेंसी जब वो इस फ़िल्टर के इनपुट पे दी जाएगी जिस भी एम्पलीट्यूड के साथ, तो फ़िल्टर उसमें कोई उसके एम्पलीट्यूड में किसी किस्म का चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो 1 का मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड उसका वैसा ही रहेगा इनपुट फ्रिक्वेंसी का, और वो आउटपुट पे उसी एम्पलीट्यूड के साथ अपेयर होगी। ठीक है, और हम चूँकि चाहते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम DC कंपोनेंट ω(c) एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वहाँ तक की सारी फ्रिक्वेंसीज पास आउट हों, लेकिन ω(c) से लेकर पाई, बिकॉज पाई इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, तो पाई तक की फ्रिक्वेंसीज ब्लॉक हो जाए। ठीक है, और अगर इसको मैं -π से पाई बनाऊँ तो फोर्स ये इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, और -ω(c) से लेकर -π तक का जो रीजन है वो हम ब्लॉक करना चाहेंगे। तो ये एक डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है एक आइडियल लो पास फ़िल्टर का। ठीक है, अच्छा, अब मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसके सबस्क्रिप्ट में D लिखा जाएगा सो दैट हमने इसको बार बार रेफ़र करना है ताकि हमें पता हो कि H सबस्क्रिप्ट D का मतलब है डिज़ायर्ड फ़िल्टर रिस्पॉन्स। तो इस तरह के फ़िल्टर को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि वी वांट इट टू बी इक्वल टू 1 व्हेनेवर ओमेगा is lesser than or equal to ω(c) and we want it 0, we want it to be 0 otherwise। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि जब ओमेगा becomes greater than ω(c) and up till π। ठीक है, तो इस 0 के साथ दोनों में से कोई भी डेफिनेशन जो है वो चल सकती है। अच्छा, अब अगर हम एक इस तरह के DTFT का निकालना चाहें कि टाइम डोमेन इम्पल्स रिस्पॉन्स किस तरह का निकलता है, तो IDFT अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये जो इसके ऊपर IDFT अप्लाई करना है, आई एम लीविंग इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, लेकिन मैं यहाँ पर उसका डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ और आप प्लीज़ इसको वैल्यूएट करके देखो। जो रिलेशनशिप हम इस्तेमाल करेंगे दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ऑन इंटीग्रेट हम इसको फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिलता है हमें टाइम डोमेन में। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में बल्कि कहना चाहिए। और एक छोटी सी मॉडिफिकेशन अगर हम इसके साथ करें ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो हमें ये मिलती है, और ये आपको देख के पता लग रहा है कि अब एक सिंक फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब चूँकि जो डिस्क्रीट टाइम सिंक फंक्शन हैं उनके ऊपर एल हॉपिटल रूल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स की तरह अप्लाई नहीं होता, तो इसकी जो इंट्यूटिव डेफिनेशन है वो ये बन जाती है कि एट n इज़ इक्वल टू 0 ये एक्सप्रेशन बराबर होता है ω(c)/π के, और जिस वक्त n की वैल्यू 0 नहीं होती
उस वक़्त हमारे पास जो अवेलेबल एक्सप्रेशन है दैट इज़ गिवन बाय दिस, ठीक है। लेट मी राइट इट ओवर हियर ताकि ये मेन इक्वेशन के साथ मिक्सअप ना, ठीक है। और ये वाला जो है ये सिंक फंक्शन है विच कैन बी गिवन एज सिंक, यानी कि SINC n ओमेगा c। अच्छा, इधर C नहीं होना चाहिए, इधर पाई होना चाहिए। तो हमारा जो डिज़ायर्ड लो पास फिल्टर का रिस्पांस है उसको अगर हम तो हमारे डिज़ायर्ड रिस्पांस से हमें ये इम्पल्स रिस्पांस मिल गया। अच्छा, अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने ये देखना है कि प्रैक्टिकली इस इम्पल्स रिस्पांस को इम्प्लीमेंट करने में क्या मसले हैं। जो सबसे पहला मसला को देख के पता चल रहा होगा कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये इन्फिनिट इन ड्यूरेशन है, ठीक है। टाइम n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक ये बना, तो ऐसा सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल है। एक तो ये इसका मसला है, और दूसरा इसका मसला ये है कि ये नॉन कॉजल है। ये n इज इक्वल टू 0 की दोनों तरफ एक मौजूद सिग्नल है, ठीक है। तो इसमें ये दो मसले हैं। अब हमने इन दोनों मसलों के हल निकाल के फिर आगे चलना है ताकि हम एक देख सकें कि एक प्रैक्टिकल फिल्टर हमें कैसे मिलता है। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे हम अब चलते हैं कि जो HTN हम लोगों ने इम्पल्स रिस्पांस फाइंड आउट किया डिज़ायर्ड फिल्टर का, यहाँ से आगे चलते हैं। मसलन उसमें अगर हम ओमेगा C को अज्यूम करें π/4, आप इसको अपने पास मैटलब में करके देख सकते हो। तो हमारा जो फ़िल्टर का रिस्पांस बनता है वो कुछ बनता है इस तरह से। काइंडली करने की वजह से मैं आपको मैटलब पे नहीं दिखा रही, लेकिन ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ये चूँकि नॉन कॉजल है तो ये दोनों तरफ बनेगा। और अगेन पिछले लेक्चर से आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि FIR फिल्टर्स सिमेट्रिक होते हैं, लीनियर फेज़ होते हैं। और लीनियर फेज़ वो इस वजह से होते हैं चूँकि दे आर सिमेट्रिक इन नेचर, ठीक है। तो आपको ये देख के पता चला होगा कि ये सिमेट्री वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है फिल्टर, ओके। तो ओमेगा C इक्वल टू π/4 के ऊपर कुछ हमारे पास इस तरह का रिस्पॉन्स आता है। तो जो कि हमें देख के पता लग रहा है कि इट इज़ इन्फिनिट इन ड्यूरेशन एज वेल एज नॉन कॉजलिटी, इसका जो है वो दूसरा मसला है। अब हमारे पास जो इन्फिनिट ड्यूरेशन वाला मसला है उसको हल करने का तरीका तो ये है कि हम इसकी ट्रंकेशन कर दें, ठीक है। ट्रंकेशन हम कर देते हैं, हम इसको इन्फिनिट ड्यूरेशन के लिए नहीं लेते, हम अज्यूम करते हैं कि हमने इसको सिर्फ m सैम्पल्स इसके कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस सूरत हाल में जबकि हमने ये डिसाइड कर लिया कि ट्रंकेशन करनी है, तो हमारे पास अगेन दो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली ऑप्शन हमारे पास ये है कि इसी को दोबारा मैं यहाँ पर प्लॉट करने लगी हूँ, और मैं इसके लेकिन इस दफ़ा सारे सैम्पल्स प्लॉट नहीं करूँगी। लेट मी डू इट लाइक दिस। अच्छा, पहली इसकी ऑप्शन ये है कि हम ये अज्यूम करें कि हम लोगों अच्छा, पहले ही हमारे पास ऑप्शन ही हम कहते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ ऐसे खास नंबर ऑफ़ सैम्पल्स देने हैं। जितने सैम्पल्स इस विंडो के अंदर आ जाएं हम सिर्फ वही कंसिडर करेंगे, और बाकी सारे सैम्पल्स को हम ज़ीरो कर देंगे। अच्छा, अब इस तरह की ट्रंकेशन में जो हमारे पास फ़ायदा है वो ये है कि जो सैम्पल नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हैं हमारे पास वो फिनिट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो इसमें प्रॉब्लम है या डिसएडवांटेज है वो ये है कि सिग्नल अभी तक या सिस्टम अभी तक नॉन कॉजल है, या ज़ाहिर सी बात है कि सिस्टम जो है वो अपने इम्पल्स रिस्पॉन्स पे थ्रू डिफाइन होता है। तो अगर हम इम्पल्स रिस्पॉन्स देखें तो इट इज़ नॉन कॉजल इन नेचर, दैट्स वाई सिस्टम ही नॉन कॉजल होगा। तो हमारा मसला जो है ना वो फिनिट नंबर ऑफ सैम्पल्स लेकर भी हल नहीं हुआ। अब दूसरा हमारे पास एक और तरीका है कि हम जब ट्रंकेशन अप्लाई करें
हमारे पास रिस्पॉन्स है फ़िल्टर का, जो कि आगे प्रोसीड होगा दोनों तरफ, ठीक है। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि वो जो विंडो है वो हम यहाँ से यहाँ अप्लाई करें, ठीक है। अब इसमें पहले वाला फ़ायदा तो पूरा हो रहा है कि फिनिट नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हैं और ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई बिकॉज दिस सिस्टम इज़ गोइंग टू बी कॉजल नाउ। लेकिन विंडो की पोजीशन यहाँ रखने से या सैम्पल्स हमें 0 से लेकर एक पर्टिकुलर वैल्यू m-1 तक लेने में जो इशू आएगा वो ये कि अब ये जो सिग्नल है ये सिमेट्रिक नहीं रहा, ठीक है। तो सिमेट्रिक ना होने की वजह से ये लीनियर फेज़ फ़िल्टर नहीं रहेगा, इट वोंट बी अ लीनियर फेज़ फ़िल्टर एनीमोर। तो फिर तो हमें FIR यूज़ करने का फ़ायदा ही नहीं है ना, अगर हमारा फेज़ लीनियर नहीं रहता तो हम तो FIR फ़िल्टर यूज़ ही उन जगहों पे करते हैं जहाँ पर हमें लीनियर फेज़ की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मैंने आपको एप्लीकेशन कुछ जगह बताई थी, जैसे कोहेरेंट सिग्नल प्रोसेसिंग है या फिर रेडार सिग्नल प्रोसेसिंग है। उसके अलावा ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग में शेप की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उसकी वजह से जो हमें आवाज़ सुनाई देती है उसमें शेप का बड़ा अमल दखल होता है स्पेक्ट्रम की। तो इसलिए वो सारी एप्लीकेशन जहाँ पे लीनियर फेज़ की ज़रूरत है वहाँ पर तो इस फ़िल्टर को हम यूज़ ही नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सलूशन भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, अब हम इन दोनों का थोड़ा सा मिक्सचर यूज़ करते हैं, ठीक है। जो फाइनली हमारे पास एक ऑप्शन बचती है वो ये है कि हम इन दोनों सॉल्यूशंस को कुछ कंबाइन कर लें। वो इस तरह से हम करें कि हम अपने डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स को शिफ्ट कर दें, ठीक है। एक हम उससे पहला तरीका ये है या पहला स्टेप उसका ये है कि हम अपने डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स को शिफ्ट कर दें बाय अ नंबर ऑफ़ सैम्पल्स इक्वल टू m-1/2 और हमारे पास एक शिफ्टेड रिस्पॉन्स अवेलेबल हो, और फिर इस शिफ्टेड रिस्पॉन्स के ऊपर हम ट्रंकेशन अप्लाई करें, ठीक है। वो जो ट्रंकेशन होगी दैट वुड बी ऑफ लाइक m सैम्पल्स, ठीक है। अच्छा, पहले मैं ज़रा ये वाली चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि इसका क्या मतलब है। हम लोगों ने ω/4 के लिए नहीं, हम लोगों ने ω/c = π/4 के लिए HTN को प्लॉट करके देखा था, ठीक है। अब उसका प्लॉट मैं सारा नहीं बनाती, लेकिन मैं उसका मतलब एक सैंपल हम यहाँ पे बना लेते हैं जो लास्ट सैंपल आएगा, और यहाँ पे एक सैंपल बना लेते हैं, ठीक है। ये -10 और ये 10 है, ठीक है। 21 m = 21 के लिए इसको हमने प्लॉट किया यहाँ पर। अच्छा, अब हम इसको जब शिफ्ट करेंगे तो हम ये चाह रहे हैं कि जो ये वाला सैंपल है ना -10 के ऊपर, ये 0 के ऊपर आ जाए, ठीक है, ताकि ये एक कॉजल फ़िल्टर बन जाए। ओके, अब शिफ्ट करने की वजह से यानी कि मुझे प्लॉट यहाँ पे करना है HTN -10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया अब रिस्पॉन्स, ठीक है। जो सैंपल -10 के ऊपर था वो 0 के ऊपर आ गया, और जो सैंपल 10 के ऊपर था वो मेरे पास आ गया 20 के ऊपर, ठीक है। और ओवरऑल लेंथ इसकी जो है फ़िल्टर की दैट इज़ m = 21। ऑर्डर इसका ऑफ कोर्स 20 है और लेंथ इसकी जो है वो 21। अच्छा, तो एक तो सबसे पहले हम लोगों ने काम ये किया कि सिग्नल को ये एक्चुअली इसमें हम दोनों स्टेप्स मैंने आपको इकट्ठे शो कर दिए हैं। ट्रंकेशन वाला भी इसमें शामिल है, लेकिन पहला स्टेप ऑफ कोर्स ये होगा कि सिग्नल की शिफ्टिंग होगी, ठीक है, और उसके बाद सिग्नल को ट्रंकेट किया जाएगा और हम उतने ही सैम्पल्स इसमें से शो करेंगे या लेंगे जितने हमें चाहिए, ठीक है। अब ये जो ट्रंकेशन है ये अप्लाई होती है पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। हम लोगों ने अपने डिज़ायर्ड या शिफ्टेड रिस्पॉन्स को मल्टीप्लाई किया
एक फंक्शन के साथ, ठीक है। और वो जो फंक्शन है उसकी जब मल्टीप्लाई, हमें सिर्फ उन पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज़ दी जो जिन पॉइंट्स में वैल्यूज़ चाहिए, जैसे इस केस में 0 से लेकर 20 तक, और बाकी हर जगह सिग्नल की वैल्यू उसने 0 कर देनी है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे है डी नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली एच ऑफ एन, ठीक हो गया। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये मेरे पास डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स था, ठीक है। इस डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स को शिफ्ट किया विद द वैल्यू ऑफ 10 सैम्पल्स, ठीक है, राइट साइड पे शिफ्ट किया। और शिफ्ट करने के बाद उसको एक और फंक्शन है ओमेगा W1 से मल्टीप्लाई किया। उस फंक्शन की वजह की मल्टीप्लिकेशंस की वजह से ये हुआ है कि मेरे पास सिर्फ सिग्नल इतना रह गया, बाकी हर जगह पे सिग्नल जो है वो 0 हो गया। अब शिफ्टेड सिग्नल की मल्टीप्लिकेशन एक पर्टिकुलर फंक्शन के साथ होने के बाद मेरे पास जो सिग्नल है वो सिर्फ इतना रह गया, ठीक है, मतलब उसकी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़। 20 के बाद भी ये 0 है और 0 से पहले भी ये n=0 से पहले भी हर जगह पे 0 है। तो ये जो स्पेशल फंक्शन है, ये इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मैथमेटिकली इसको डिफ़ाइन करने का ये तरीका होगा कि ओमेगा W1 की वैल्यू है 1 फॉर n लेस देन इक्वल टू n-1, ठीक है, एंड इट विल बी 0 अदरवाइज, ठीक है। n की ये वाली वैल्यू यानी कि 0 से लेकर m-1 तक Wn 1 होगा, और इन सारी वैल्यूज़ के अलावा n की कोई भी और वैल्यू होगी, मसलन लेसर देन 0 या फिर ग्रेटर देन m-1, उन सब जगह पे Wn जो है वो 0 होगा। आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हो, ये रेक्टेंगुलर फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो उस वजह से जब हम अपने डिज़ायर्ड शिफ्टेड इम्पल्स रिस्पॉन्स को मल्टीप्लाई करते हैं W1 से, एक ऐसा सिग्नल जो कि इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, तो हमारे पास h ऑफ n हमें मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको प्लॉट करके दिखाया था, ठीक है, जो सिर्फ 0 से लेकर 20 तक इसकी वैल्यूज़ डिफ़ाइन है, बाकी हर जगह पे वो 0। अच्छा, अब ये जो Wn है हमारे पास, इसका अगर हम DFT इसके ऊपर अप्लाई करें, दिस इज़ W, दिस इज़ ओमेगा, तो हमारे पास जो सिग्नल हमें मिलता है दैट इज़ गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये बेसिकली उसकी एम्पलीट्यूड इन्फॉर्मेशन है और ये जो है उसकी फेस की इन्फॉर्मेशन है। और एम्पलीट्यूड इन्फॉर्मेशन पे अगर आप कॉल करो तो इट इज़ डिपेंडेंट, अच्छा, ये जो फंक्शन है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एम, जिसका मतलब ये है कि एम की वैल्यू हम जितनी ज़्यादा लें, हम जितने ज़्यादा सैम्पल्स कंसिडर करेंगे अपने विंडो फंक्शन में, बाय द वे इसको विंडो फंक्शन कहते हैं, तभी इसको W से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उतना ज़्यादा हमारा जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है वो आइडियल रिस्पॉन्स के बराबर होगा, ठीक है ना। ओमेगा n सॉरी Wn यहाँ पर डिफ़ाइन करता है नंबर ऑफ़ सैम्पल्स जो इतने हमने लेने हैं, तो जितनी ज़्यादा m की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा हमारा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स हमारे एक्चुअल ऑब्टेन्ड रिस्पॉन्स, या शुड बी अदर वे अराउंड, वैसे कि जितना ज़्यादा हम जितना बड़ी m की वैल्यू होगी तो हमारा ऑब्टेन्ड रिस्पॉन्स उतना ही ज़्यादा एक आइडियल रिस्पॉन्स के बराबर होगा। अच्छा, अब फर्दर चूँकि हमने देखा कि टाइम डोमेन में तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो फोर्थ फ्रीक्वेंसी डोमेन में इन दोनों रिस्पॉन्सेस की, दोनों यानी कि डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स और विंडो का जो रिस्पॉन्स है, इन दोनों रिस्पॉन्सेस की कॉन्वोल्यूशन होगी, ठीक है। और मैथमेटिकली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। टाइम डोमेन का रिलेशन आप लोगों ने देखा, फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो रिलेशन होगा वो डिफ़ाइन किया जाएगा इस तरह से कि फ्रीक्वेंसी डोमेन का उसका डिस्क्रीट टाइम का कॉरस्पॉन्डिंग हम एक फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल देख रहे हैं, तो फोर्स हम उसको -π से π तक देखना चाहेंगे।
प्रिंसिपल रेंज यही है। ये जिसका कॉन्वोल्यूशन या टाइम में टी माइनस टॉ वाला एक सूरत हाल करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूस सिग्नल्स हैं ना। तो इसमें इसके ओमेगा को लैम्डा से रिप्लेस किया, इसके ओमेगा को ओमेगा माइनस लैम्डा से रिप्लेस किया है, और कॉन्वोल्यूशन जो है ओवर लैम्डा एक डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने। तो ये बेसिकली इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी डोमेन का रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइन होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस सिग्नल को ये वाला सिग्नल तो हम ड्रॉ करके देख चुके हैं, वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस, ठीक है। अब सर अगर हम इस सिग्नल को जो कि मैथमेटिकली ऊपर डिफाइन हुआ हुआ है, इसको प्लॉट करके देखें, तो हमारे पास m की एक वैल्यू फॉर एग्जांपल कुछ भी हम एक रीज़नेबल वैल्यू 15 फॉर एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है, ठीक है, एक डिकेइंग साइन वेव, ठीक है, क्योंकि साइन वेव को भी बेसिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन वेव है, तो एक डिकेइंग साइन वेव की तरह की हमें एक चीज़ मिलेगी, ठीक है। अब इस सिग्नल ने बेसिकली अगर आप देखो तो कि शिफ्टिंग हम इसमें डाल रहे हैं, तो कन्वॉल्व होना है इस तरह के सिग्नल के साथ, ठीक है, जो कि बेसिकली माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी तक है, जो लो पास फिल्टर का हम लोगों ने रिस्पॉन्स अज्यूम किया था। तो जब ये दोनों सिग्नल्स कन्वॉल्व होते हैं, तो हमें जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलता है अब मैं इसका सिर्फ पॉजिटिव पार्ट आपको दिखाती हूँ, एंड इट इज़ रिप्रोड्यूसिबल ऑन नेगेटिव साइड फोर्स। इन रिपल की वजह से हमें पास बैंड में थोड़े से रिपल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ये चीज़ आ गई और ये चीज़ आ गई, ठीक है। सिग्नल जब इसको अगर हम लोगों ने पहले फ्लिप करना है, फ्लिप करके तो ऑफकोर्स ये ऐसा रहेगा, फिर इसको शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करके बिल्कुल हम इस पॉइंट तक ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद जब इसका ये वाले जो साइड लोब्स हैं, को साइड लोब्स कहते हैं, ठीक है, जब ये एंटर होंगे इस सिग्नल के अंदर, ठीक है, या इनकी कॉन्वोल्यूशन इस पार्ट की कॉन्वोल्यूशन इस पार्ट के साथ होगी, तो हमें ये रिपल्स मिलते हैं, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हैं। उसके बाद जब ये वाली ये जो मेन लोब है, ये जब एंटर हो रहा होता है इस फंक्शन के साथ, इनके इन्वॉल्व हो रहा होता है, तो हमें एक ये ट्रांजिशन मिलती है, ठीक है। और उस ट्रांजिशन के बाद मेरे भाई यहाँ पे जगह कम है, तो बेसिकली यही पार्ट आप, अच्छा, जब ये वाली मेन लोब इसमें एंटर हो रही होती है, तो हमें ये वाला ये ट्रांजिशन मिलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे तो ये बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन इस मेन लोब की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी हमारे पास अब स्लोप आ गई है। उसके बाद जब ये वाली मेन लोब यहाँ पर थोड़ी सी, मतलब इस सिग्नल में मेन लोब भी मौजूद होती है, और बाकी ये वाले जब रिपल्स जिसमें एंटर होते हैं, तो हमारे पास ये वाले रिपल्स हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। फिर जब ये वाली मेन लोब इसमें से लीव कर रही होती है, अगर हम इसको मतलब पूरे सिग्नल को स्लाइड करके देखें ना, जब लीव कर रही होती है तो हमें फिर ये वाला ट्रांजिशन बैंड मिलता है। उसके बाद फाइनली जब ये वाले रिपल्स में से लीव कर रहे होते हैं, तो फिर हमें यहाँ पे ये रिपल्स मिलते हैं, ओके। तो हमारे पास इस तरह का रिस्पॉन्स आने के बाद, लेट मी क्लीन इट अ बिट, ठीक है। इस तरह का रिस्पॉन्स बेसिकली आता इसलिए है, मतलब हम लोगों ने शुरू में एक आइडियल रिस्पॉन्स पढ़ा था ना, कि वो बिल्कुल एक बॉक्स की शेप का होता है, ठीक है, इस तरह से। ये एक ये डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, लेकिन एक्चुअली हमें ये कुछ रिपल्स के साथ, जो कि हम यहाँ पर तो वैल्यू 1 चाहते थे, लेकिन वो कभी 1 से कम होकर 1 माइनस सिग्मा हो जाता है, कभी वो 1 से इंक्रीज़ करके
वन प्लस डेल्टा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि वो यहाँ पर बिल्कुल स्टॉप कर जाए, एक सडन जंप आए, सडन जंप की बजाय एक ट्रांजिशन आती है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम ओमेगा पी कहते हैं, पास बैंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जिधर वो पहली दफ़ा अपने अलाउड साइड बैंड के जितना होता है, यहाँ पर हम इसको सिग्मा कहते हैं, ठीक है। और ये स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि एक ट्रांजिशन बैंडविड्थ इंट्रोड्यूस हो जाती है इंस्टेड ऑफ सडन जंप, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास साइड बैंड पे बहुत सारे रिपल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये सब कुछ इसलिए होता है, डिज़ायर्ड की जगह हमें प्रैक्टिकली इस तरह से फ़िल्टर मिल रहा होता है क्योंकि हमारे पास उसको ट्रंकेट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इसका जो एक्चुअल इम्पल्स रिस्पॉन्स था वो इट वाज इनफिनिट इन ड्यूरेशन, ठीक है। तो उसको फिनिट करने के लिए टाइम डोमेन में हम लोगों ने जो सिग्नल से मल्टीप्लाई किया, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इस तरह का है। और इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की कॉन्वोल्यूशन जब इस सिग्नल के साथ हुई फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो हमारे पास एक प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स हमें इस तरह का मिला, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि ये जो अब ट्रांजिशन बैंडविड्थ एक आ रही है ना, मतलब ओमेगा पी और ओमेगा एस के दरमियान जो एक बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा है, दिस इज़ देयर बिकॉज ऑफ दिस मेन लोब। तो इस मेन लोब की जितनी ज़्यादा विड्थ होगी उतना ज़्यादा ये जो ट्रांजिशन बैंडविड्थ है ये ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन बैंडविड्थ है, दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस मेन लोब। और उसके अलावा ये जो हमारे पास रिपल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दीज साइड लोब्स। इनकी मतलब डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी, डेप्थ से मेरा मतलब ये वाली चीज़ है, इनकी डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी और ये फ्लक्चुएटिंग जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा रिपल या अटेन्यूएशन हमें इस जगह पे मिलेगी, ठीक है। तो ये जो दोनों मसले हैं, ट्रांजिशन बैंडविड्थ वाला और रिपल्स वाला, ये डायरेक्टली ठीक है। तो अगर हम m की वैल्यू को वेरी करके इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर प्लॉट करें विंडो फंक्शन का, मसलन एक m की वैल्यू लेट सपोज 10 रख के हम विंडो फंक्शन का ट्रांसफर फंक्शन प्लॉट कर दो, तो लेट सपोज कि वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। मिसाल ये चूँकि वो होगा एक सिमेट्रिकल होगा अराउंड 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0। अच्छा, और अगर हम इसको प्लॉट करते हैं लेट सपोज एक बड़ी वैल्यू के लिए, तो इसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से आता है। ठीक है। अब अगर आप दोनों में डिफरेंस देखो तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी एक तो विड्थ रिड्यूस हो गई है, लेकिन रिपल्स पे हो सकता है मेरी ड्राइंग में थोड़ा डिफरेंस हो, लेकिन इसके रिपल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा वो बेशक हो गए हैं, लेकिन जो एरिया ये रिपल्स कवर कर रहे हैं या जो एरिया ये रिपल्स कवर करते हैं, दोनों का सेम होता है, ठीक है। वो इसी रिपल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एम को इंक्रीज़ कर देने से। मेन विड्थ इसकी रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से ये जो ट्रांजिशन हमारे पास आ रही है ना, ये थोड़ी शार्प हो जाती है, या मतलब सडन इसमें जंप्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन रिपल्स जो हैं वो इसी तरह से रहते हैं। थोड़ी सी उनकी शक्ल बदलेगी। मसलन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ कि अगर हमारे पास लेट सपोज जैसे m इज इक्वल टू 10 के लिए हम लोगों ने इस तरह का विंडो फंक्शन प्लॉट किया था, तो हमारे पास उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो लेट सपोज कुछ इस तरह का आ रहा था, ठीक है, 10 की वजह से। अब अगर हम m इज इक्वल टू 80 की वजह से रिस्पॉन्स प्लॉट करेंगे, तो वो कुछ उसमें थोड़ी सी जैसे आप लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म में गिब्स फिनोमेना पढ़ा था ना, कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स बेसिकली एक ना होने की इस तरह की शार्प चीज़ एक थोड़ी सी प्रोड्यूस हो जाती है, और इसी तरह से यहाँ पे भी इस तरह की चीज़ आती है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांजिशन बैंडविड्थ थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन रिपल जो है अगर आप उसका एरिया देखें तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अच्छा, अब इसका फिर क्या सोल्यूशन है कि एम को चेंज कर देने से हमारे पास रिपल्स तो नहीं जा रहे, तो उसमें फिर हम क्या और चेंज कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि अभी तक तो हम लोगों ने विंडो फंक्शन जो इस्तेमाल किया है वो एक रेक्टेंगुलर फंक्शन इस्तेमाल किया है। रेक्टेंगुलर फंक्शन का मतलब ये है कि हमें एम तक कंपोनेंट्स चाहिए थे, तो हम लोगों ने जो विंडो फंक्शन एज्यूम किया था वो ये था कि इसकी वैल्यू 1 अप टिल दिस पॉइंट एम माइनस 1 सॉरी, और उसके बाद हर जगह 0। ये विंडो फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे थे ट्रंकेशन के लिए। तो अब हम इस तरह का विंडो फंक्शन भी इस्तेमाल करते हैं कि इंस्टेड ऑफ ये डायरेक्टली सडन जंप इसकी यानी कि 1 से 0 या 0 से 1 डायरेक्टली जंप इसकी हो, सॉरी सडन जंप हो, कि थोड़ी सी टेपर्ड, ठीक है, टेपर्ड जंप्स का मतलब ये है कि मैं इसको अपनी आसानी के लिए एक कंटिन्यूस वैल्यू शो करने लगी हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये 4 सैम्पल्स होते हैं। मसलन हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाए, ठीक है, या फिर हमारे पास इस तरह की विंडो आ जाए, ठीक है, या फिर हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाए टाइम डोमेन में, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास अब सडन जंप्स की जगह टेपर्ड विंडोज़ आ रही हैं जो कि ग्रेजुअली ज़ीरो की तरफ जा रही हैं इंस्टेड ऑफ सडन जंप्स। ठीक है, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू से एक नॉन ज़ीरो वैल्यू तक ये ख़त्म हो रही है, लेकिन ये सारी की सारी विंडोज़ जो हैं वो सिमेट्रिकल होंगी। अच्छा, अब बेस्ड ऑन देयर ओन टाइम डोमेन फंक्शंस, उन ज़ाहिर सी बात है कि आप लोगों ने थोड़ा सा शायद इस चीज़ को देखा होगा कि मुख्तलिफ फार्मूलाज अब अवेलेबल हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हैंड विंडो या फिर हैमिंग विंडो, इस तरह से ब्लैकमैन विंडो, तो इनके अपने एच ऑफ एन के फार्मूलाज अवेलेबल हैं, जिनमें हम जब एम की वैल्यू डालते हैं, हमें जितनी भी लेंथ का का विंडो चाहिए होती है, वो वैल्यूज में हम प्लग इन करते हैं, तो हमें इस तरह की शक्ल सूरत की एक विंडो मिल जाती है, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ कोर्स उसका एक DTFT भी बनता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हमें हमारी विंडोज़ में जो एक प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि टाइम डोमेन में हम लोगों ने जब विंडोज़ इस तरह की बनाई, जो कि बेसिकली एक जिसे कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है या कि एक सोल्यूशन है इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो, वो हम लोगों ने इस तरह इसलिए यूज़ की ताकि हमें रिपल्स वाला जो प्रॉब्लम है हमारा वो सॉल्व हो। तो ये जो टेपर्ड विंडोज़ हैं, ये बेसिकली रिपल्स का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देती हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन बैंडविड्थ को फिर इंक्रीज़ कर देती हैं। जो सबसे कम ट्रांजिशन बैंडविड्थ है वो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर विंडो की है, एंड दैट इज़ गिवन बाय 4πm, ठीक है। सबसे कम ट्रांजिशन बैंडविड्थ जो है वो रेक्टेंगुलर विंडो देती है, लेकिन उसके अलावा हैम जैसे मसलन ये दोनों जो हैं ये 8π/m की बैंडविड्थ देती हैं, सॉरी ट्रांजिशन बैंडविड्थ, ठीक है। तो इसलिए ब्लैकमैन हो गई वो इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा, वो शायद 12π/m की उसका जो मेन लोब की विड्थ है, ठीक है, ये वाली जो मेन लोब बनती है वो ये सारी जो वेट्स हैं मैंने यहाँ की लिखी हुई है, ठीक है। तो वो ये जो बाकी विंडोज़ हैं रिपल्स का तो मसला सॉल्व कर देंगी, लेकिन ये मेन लोब का जो मसला है फिर वहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली एक ट्रेड ऑफ है, जहाँ पे हमें ट्रांजिशन बैंडविड्थ बहुत कम चाहिए वहाँ पे हम रेक्टेंगुलर विंडो प्रेफर करेंगे, और जहाँ पे हमें रिपल्स कम चाहिए वहाँ पर हम इन विंडोज़ को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके साथ इंशाल्लाह एक टेबल भी शेयर करूँगी जहाँ पर इन सारी विंडोज़ के मेन लोब की विड्थ और उसके अलावा 2-3 पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली जिससे ये विंडोज़ डिफ़ाइन की जाती हैं। जो प्री डिफाइंड विंडोज़
का एक टेबल है वो इस तरह से है कि इसमें हमें विंडोज़ के नाम लिखे होते हैं, मसलन रेक्टेंगुलर या फिर हैंड विंडो या फिर हैमिंग विंडो, ठीक है। उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक टेबल होता है जहाँ पे उसकी मेन लोब की विड्थ गिवन होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक रेक्टेंगुलर विंडो के लिए जो मेन लोब हमें अवेलेबल होती है दैट इज़ 4 पाई बाई एम, सॉरी, ठीक है। या हैंड के लिए ठीक है। उसी तरह से एक और पैरामीटर गिवन होता है कि साइड लोब, कि मसलन आपको पता है कि हम जब एक फ़िल्टर डिज़ाइन करते हैं तो हम उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो 0 डिग्री हम चाहते हैं कि 0 डिग्री हो, ठीक है। एंड दैट यू नो वेरी वेल कि उसकी वैल्यू 0 डिग्री की होती है अगर हम एम्पलीट्यूड डोमेन में बात करें, ठीक है। तो उसको जिसका उसका प्लॉट करते हो मैग्नीट्यूड, तो 0 डिग्री उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। और उसके अलावा फिर साइड बैंड्स इस तरह से बनते हैं, ठीक है। हम लोगों ने जो पहले प्लॉट किया था उसका एम्पलीट्यूड प्लॉट था विदाउट दीज बार्स, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है। तो 0 डिग्री अगर उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है तो हम देखना चाहते हैं कि जो फर्स्ट साइड लोब है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है। तो मसलन रेक्टेंगुलर विंडो के केस में ये -13 dB है, विच इज़ वेरी लेस इन द सेंस के इसकी वैल्यू बेसिकली इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है। हैंड के केस में ये चीज़ 20s हो या फिर 30s में चली जाती है, विच इज़ मोर डिज़ायरेबल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइड लोब्स उसमें ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ वाइडर मेन लोब्स, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और कॉलम में चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड पीक अप्रॉक्सीमेशन एरर, ठीक है। पीक अप्रॉक्सीमेशन एरर का मतलब ये है कि एक जो हमारा डिज़ायर्ड फ़िल्टर है वो आइडियल फ़िल्टर को इतना सक्सेसफुली रेप्लिकेट कर पाया है, ठीक है। तो एरर ऑफ कोर्स जितना कम होगा हम उतना उस तरह का फ़िल्टर लेना चाहेंगे, ठीक है। जितना जो फ़िल्टर जितना कम एरर दे हम उस तरह का फ़िल्टर लेना चाहेंगे। अब एक ब्लैकमैन विंडो है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें ये एरर इट इज़ लाइक 70 dB और सो, ठीक है, -70 dB, विच इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो हम अब ब्लैकमैन विंडो ही क्यों नहीं ले रहे थे हर दफ़ा डिज़ाइनिंग के लिए? उसका मसला ये कि जो मेन लोब है उसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 3 पैरामीटर्स हैं ना, उसकी मेन लोब की विड्थ, उसकी साइड लोब की हाइट या एम्पलीट्यूड हो गया, या उसका पीक अप्रॉक्सीमेशन एरर, हमारा जो भी डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम होता है उसमें हम ये तीनों चीज़ें देखकर फिर विंडो अपनी डिसाइड करते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पीक अप्रॉक्सीमेशन एरर एक अच्छा एक पैरामीटर है जिसको देखकर फ़िल्टर्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि बहुत अगर हम पीक अप्रॉक्सीमेशन एरर की वैल्यू बहुत ही कम लेंगे तो हमारे पास यहाँ मेन लोब की जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी। तो हमेशा हम लोगों ने पीक अप्रॉक्सीमेशन एरर को देखकर विंडोज़ नहीं ले लेने, वरना अदरवाइज़ तो हर दफ़ा ब्लैकमैन विंडो ही नहीं हम चूज़ कर लें अपने किसी भी काम के लिए। अच्छा, अब एक तो हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जब भी डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम्स आएंगे तो एक तो हमें इस टेबल की ज़रूरत होगी, वो भी मैं इंशाल्लाह एक टेबल आपके साथ शेयर कर दूँगी। और जो दूसरी चीज़ इसमें ये है कि वो फ़िल्टर हमारे पास हमने किस तरह का फ़िल्टर डिज़ाइन करना है, लो पास, हाई पास, बैंड पास या बैंड स्टॉप। तो मैं उसके फॉर्मूलाज भी इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी आपके साथ। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप उसको इस्तेमाल करना हो तो कर सको। एक हाई पास फ़िल्टर, चूँकि हम लोगों ने जो पहले एक्सप्रेशन देखा था वो लो पास का था, वो आप लोगों के पास अवेलेबल है। ये एक्सप्रेशन 1 - ओमेगा c पाई के बराबर होगा व्हेन n इज़ 0, और अदरवाइज इसके बराबर ये हो गया हाई पास फ़िल्टर के लिए।
आएगा C2n माइनस साइन ओमेगा C1n, ठीक है, व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इसके साथ जो है बाहर 1/n है। और फाइनली बैंड स्टॉप फिल्टर यू कैन सी कि आप n इज इक्वल टू 0 के लिए ठीक हो गया, और ये n नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो हमारे पास ये आ गए 3 एक्सप्रेशंस, और चौथा एक्सप्रेशन लो पास फिल्टर का वो आपके पास है। अब हम देख लेते हैं कि हम अपने अवेलेबल टाइम में कितनी डिज़ाइन प्रॉब्लम्स जो हैं वो कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ शेयर कर दूँगी कि इसका बेसिकली डिज़ाइन प्रोसीजर के स्टेप्स क्या होते हैं। अभी उसको अगर मैं बताने बैठी तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम उसका बच जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल स्ट्रेट अवे, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो स्टेप्स है हमें भी हम साथ साथ भी देख लेंगे। इसमें आपको बताया ही जाएगा कि कौन सा फ़िल्टर डिज़ाइन करना है। मसलन उसकी कुछ स्टेटमेंट ऐसी होगी कि हम एक लो पास फ़िल्टर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं सच दैट कि उसकी पास बैंड फ्रीक्वेंसी इक्वल हो 0.4 पाई के, और उसकी स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी इक्वल हो इस वैल्यू के, और स्टॉप बैंड अटेनुएशन मस्ट बी लेसर देन 50 dB, ठीक है, या इसको प्रॉब्ली -50 कहना चाहिए क्योंकि अटेनुएशन की बात हम करें, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटमेंट में हमारे पास ये पैरामीटर्स गिवन होंगे जिनको देखकर हम लोगों ने फ़िल्टर को डिज़ाइन करना होगा। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज़ इक्वल टू विंडो सिलेक्शन। अच्छा, जब हम विंडो सिलेक्शन देखते हैं ना, तो हमारे पास चूँकि ये अब एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इसको देकर हम लोगों ने विंडो डिसाइड करनी है, ठीक है। तो जब आप टेबल को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हैमिंग विंडो है दैट गिव्स अ स्टॉप बैंड अटेनुएशन ऑफ -53 dB, और एक ब्लैकमैन विंडो है दैट गिव्स अ स्टॉप बैंड अटेनुएशन ऑफ -74 dB, ठीक है। हमारे पास इन दोनों में से हमारे पास चॉइस है कि हम कोई भी विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस एग्जांपल, या फिर इस तरह की सिचुएशन में हमेशा विल प्रेफर हैमिंग विंडो, क्योंकि इसकी जो मेन लोब की विड्थ है दैट इज़ लेसर देन द मेन लोब विड्थ ऑफ ब्लैकमैन विंडो। अगर दोनों की मेन लोब विड्थ एक ही जैसी होती तो ब्लैकमैन विंडो प्रेफर करते हम, क्योंकि इसकी स्टॉप बैंड अटेनुएशन ज़्यादा है। लेकिन इस सूरत हाल में हैमिंग विंडो चूँकि हमारी स्टॉप बैंड अटेनुएशन को फुलफिल कर रही है, प्लस इसकी ट्रांजिशन बैंडविड्थ कम है एज कम्पेयर टू ब्लैकमैन विंडो, सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट हैमिंग विंडो फॉर आवर पर्पस। अच्छा, उसके बाद जो अगला इसका पैरामीटर है डिज़ाइन करने वाला वो है विंडो लेंथ। विंडो लेंथ हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि ट्रांजिशन बैंडविड्थ मैंने आपको बताया था कि इसके बराबर होती है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू विड्थ ऑफ द मेन लोब। हैमिंग विंडो की मेन लोब की विड्थ इज़ इक्वल टू दिस, और ये आपको मिल जाएगी उस टेबल में, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको डिज़ाइन करें तो हमारे पास जो m की वैल्यू बनती है दैट इज़ इक्वल टू 40, ठीक है। अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में टाइप 1 टाइप 2 फ़िल्टर्स पढ़े थे, तो उसमें फिर हमारे पास ये है कि अगर हम टाइप 1 फ़िल्टर बनाना चाह रहे हैं तो उस लेंथ को हम 41 ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम टाइप 2 फ़िल्टर बनाना चाह रहे हैं तो इसको हम 40 ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि ऑड लेंथ लेना इज़ ईजियर इन मैनी एस्पेक्ट्स, तो मैं इसको टाइप 1 लेकर अज्यूम करके और 41 इसकी लेंथ लेकर आगे प्रोसीड करूँगी, ठीक है। लेकिन आप 40 लेके भी चल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमारे पास विंडो की टाइप सेलेक्ट हो गई और हमारे पास इसका विंडो की लेंथ सेलेक्ट हो गई। अब जो तीसरा हमारे पास इसमें आता है चीज़ जो एग्जांपल में हमने करनी होती है डिज़ाइनिंग में, वो है डिज़ायर्ड फिल्टर्स
रिस्पॉन्स। ठीक है, हमारे पास चूँकि लो पास फिल्टर है तो लो पास फिल्टर का जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज़ गिवन बाय दिस फंक्शन। ठीक है, ओमेगा सी हम निकालते हैं इस तरह से, दैट इज दैट कैन बी कैलकुलेटेड टू बी ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास जो डिज़ायर्ड फिल्टर बना दैट वुड बी डिज़ायर्ड फिल्टर का रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास। और अब हम फाइनली लिखेंगे अपने लास्ट स्टेप में ऑब्टेन्ड फिल्टर्स रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा वो हम किस तरह से लिखते हैं? ऑब्टेन्ड फिल्टर रिस्पॉन्स इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों अवेलेबल हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं एच टी एन कोर्स पाई और n में हमें शिफ्ट देना है 20 का। ठीक है, और अगर आप m को इवन वैल्यू अज्यूम करोगे तो आप उसको प्लॉट करके देख सकते हो कि आपने फिर उसको किस तरह से 0 पे सैम्पल उसका लेके आना है पहला। ठीक है, और यहाँ पे लिखा जाएगा साइन n-20 ऑन 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एच टी एन माइनस एम माइनस 1/2। और आगे हम लोगों ने लिखना है विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन हम लोगों ने सिलेक्ट किया था हैमिंग विंडो। तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई करके जो टर्म आएगी वो मैं ऊपर लिख लगी। इसका जो बेसिकली जेनेरिक फार्मूला है वो गिवन होगा। तो मल्टीप्लाई करके जो टर्म लिखी जाएगी या विंडो फंक्शन की जो टर्म है cos 2n पाई अपॉन, यहाँ पे m-1 लिखा जाता है तो मैं 40 लिखने लगी हूँ। ठीक है, ये ओमेगा n जो मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे इस फंक्शन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा जो डिज़ायर्ड फिल्टर है उसका ओवरऑल हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास ओके वही फॉर 2 मिनट्स एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम है, इसमें हम लोगों ने इसमें कोफिशिएंट डिज़ाइनिंग या कोफिशिएंट फाइंडिंग की प्रॉब्लम है। और इसमें रिक्वायरमेंट ये कि हम लोगों ने 3 टैप हैमिंग विंडो के साथ फ़िल्टर डिज़ाइन करना है। तो हमें मतलब कम से कम उसके जो पहले 2 पार्ट्स हैं वो अवेलेबल है कि विंडो हमें खुद दी हुई है और फ़िल्टर की लेंथ भी दी हुई है। डिज़ाइन हमने करना है एक लो पास फ़िल्टर सच दैट कि उसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ गिवन एज 800 हर्ट्ज़ और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन टू बी 8000 हर्ट्ज़। ठीक है, तो हमारे पहले 2 पार्ट जिसमें मैंने आपको बताया कि विंडो फाइंडिंग के और लेंथ डिटर्मिनेशन के वो तो हुए हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर तीसरे स्टेप से कोर्स शुरू करेंगे जो कि है डिज़ायर्ड फिल्टर्स रिस्पॉन्स। ठीक है, वो हमारे पास क्या बनेगा, उसके लिए हमें चूँकि लो पास फिल्टर है तो डिज़ायर्ड फिल्टर्स रिस्पॉन्स विल बी गिवन एज दिस। ठीक है, ओमेगा सी हम लोगों ने फाइंड करी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। हमारे पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो लीनियर यूनिट्स में अवेलेबल है। ठीक है, और साथ इसकी डिवाइड होगी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। जब आप ये वैल्यूज़ पुटिंग करोगे तो आपको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो एंगुलर टर्म्स में ये मिल जाएगी। तो
तो हमारे पास जो HDN मिला वो कुछ ये मिलेगा, ठीक है। हैमिंग विंडो है हमारे पास, उसका हमें रिस्पांस पता है, मतलब टेबल से अवेलेबल होता है। पहले हम ज़रा ओवरऑल लिख देते हैं और फिर मैं आपको उसके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ लिख दूँगी। जो ओवरऑल रिस्पांस होगा, चूँकि n की वैल्यू 3 है हमारे पास यहाँ पे, तो ओवरऑल रिस्पांस लिखा जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आ गया HDN। और विंडो फंक्शन अगर हम देखें, वो लिखा जाता है इस तरह। तो हमारे पास अगर हम फ़िल्टर की डिज़ाइनिंग की बात करें, तो मैं भी इसको ऐसे लिख लूँ ताकि आपको पता चल जाए कि विंडो फंक्शन को वैल्यूएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, और डिज़ायर्ड फंक्शन को वैल्यूएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, तो इसमें ये जो पहली वाली वैल्यू है वो डिज़ायर्ड फंक्शन वो अगर हमें वैल्यूएट करें HDN-1, और जो ये वैल्यू है ये W1 की होगी। जो दो चीज़ें इसमें देखने वाली हैं वो ये है कि ये तो सिमेट्रिक चूँकि फ़िल्टर बनेगा तो H2 मस्ट बी इक्वल टू H0, ठीक है। और अगर इसी तरह से ये 5 टैप फ़िल्टर होता तो सिमेट्री उसी लिहाज से डिफ़ाइन होती है कि H(4) जो है वो H(0) के बराबर होता, और H(3) जो है वो H(1) के बराबर होता है, ठीक है। और बीच में एक स्टैंड अलोन जो है वो H2 होता। इस केस में स्टैंड अलोन जो सैम्पल है वो H1 है। अब H1 में जो चीज़ आपको देखने वाली है कि ये आपको पता है कि HDN-1 जो है ये उसका जो ये वाला एक्सप्रेशन है ना, दैट इज़ वैलिड व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस केस में अब आई डोंट नो कि मैंने ये चीज़ कहनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि बेसिकली जो स्टैंड अलोन वाली वैल्यू आती है ना, जो बिल्कुल मतलब एक सेंटर वैल्यू होती है और उसके इर्द गिर्द हम सिमेट्री देख रहे होते हैं, वो जो सेंटर वैल्यू हम लोगों ने निकालनी होती है वो इस तरह से निकालनी होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास फिर पॉइंट आएगी, इस फॉर्मूले में प्लग इन करके वो हम नहीं निकालते। जो ओरिजिनली या इनिशियली HDN जो है वो तो 0 के राउंड सिमेट्रिक होता है ना, तो 0 वाली जो वैल्यू है वो हम ऐसे नहीं निकालते, वो हम इस तरह से निकालते हैं, जो कि इस वक्त हम जो अभी का सेंट्रल पॉइंट है जो कि 3 टैप फिल्टर के केस में H1 बनता है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। ओके, हमारे पास ये बेसिकली आगे फिर एक फ़िल्टर जो है वो डिज़ाइन हो के आ गया। अच्छा, अब चूँकि गिवन टाइम में मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स या डिज़ाइन प्रॉब्लम्स पॉसिबल नहीं हैं, तो हम यूँ कर सकते हैं कि एक तो आपकी बुक के जो पहले 4 एंड प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर नंबर 10 के, ठीक है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ डिज़ाइन प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह ड्रॉप बॉक्स पे रख भी दूँगी, और आप उनके आंसर देखे बगैर उनकी प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी थोड़ी सी और भी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी आपका जो FIR फ़िल्टर डिज़ाइनिंग का कोर्स कंटेंट है वो यहीं तक होंगे। इसके सवाल सॉल्व करने के लिए आपको जो टेबल है एक मिलेगा इंशाल्लाह, और वो टेबल भी मैं ड्रॉप बॉक्स पे रख दूँगी ताकि आपने उसको एक नज़र देखा हो कि वो टेबल किस तरह का है, ठीक है। तो फिर अभी के लिए बस इतना ही होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।